विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन किया। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम द्विगु समास के विषय में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा शीर्षक है विद्यार्थियों द्विगु समास है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम द्विगु समास के विषय में जानेंगे किस प्रकार से द्विगु समास होता है और अंत में विद्यार्थियों हम इसके उदाहरणों के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम द्विगु समास के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से द्विगु समास होता है। विद्यार्थियों, द्विगु समास है समाहार अर्थ में संख्यावाची शब्द का दूसरे समर्थ पद के साथ समास कार्य हो जाता है। इस तरह इस समास में संख्यावाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों, समाहार अर्थ में संख्यावाची शब्द का दूसरे समर्थ पद के साथ समास कार्य हो जाता है और वह समास कार्य क्या कहलाता है? द्विगु समास। अब इस तरह विद्यार्थियों, इस समास में संख्यावाची शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। अब विद्यार्थियों, विगत कक्षाओं में हमने जाना कि समास के अंतर्गत दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया गया है कि जो संख्यावाची शब्द होगा वह इस समास के अंतर्गत उसका पूर्व प्रयोग होगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें सूत्र के रूप में लिखा हुआ मिला है कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात ऐसा समास जिसके अंतर्गत संख्या का पूर्व प्रयोग होता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय बताया गया है कि संख्या अर्थ में क्या है विद्यार्थियों? समाहार अर्थ में संख्यावाची शब्द का। अब समाहार अर्थ है और उसका संख्यावाची शब्द के साथ जो समास कार्य होता है वह समास कार्य विद्यार्थियों द्विगु समास के अंतर्गत होता है। अब विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना है उसके विषय में जानते हैं, या यहाँ पर किस लिंग का निर्धारण होगा, किस पद का पूर्व प्रयोग होगा, उसके विषय में हम यहाँ पर जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, द्विगु समास में बनने वाला समस्त पद नित्य रूप से एक वचन में होता है। अब विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर पीछे अध्ययन किया कि जो द्विगु समास है वह समाहार अर्थ में होता है, लेकिन जो समस्त पद है वह क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पर एक वचन में होता है। एक वचन में होने के साथ द्विगु समास का रूप नपुंसक लिंग में भी होता है। अब विद्यार्थियों, हमने द्विगु समास के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया कि समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है और जो समस्त पद है वह किस में होता है? एक वचन में होता है। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर इन्होंने बताया कि वह एक वचन के साथ साथ नपुंसक लिंग में भी होता है। अतः समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व कार्य हो जाता है। अब विद्यार्थियों, समाहार अर्थ में हमने द्विगु समास किया। द्विगु समास के अंत में हमने जाना कि वहां पर एक वचन के अंतर्गत पद होता है, पद नपुंसक लिंग में भी होता है और इन्होंने बताया कि अंत में यदि अगर वहां पर दीर्घ स्वर हो तो उसे क्या करेंगे? उसे ह्रस्व स्वर कर देंगे। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया पंचानाम कुमारी नाम समाहार। क्या लिखा विद्यार्थियों? पंचकुमारी। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर अंत में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है उसको क्या किया हुआ है? ह्रस्व किया हुआ है, क्योंकि पद किस प्रकार से बनेगा विद्यार्थियों? पंचकुमारी। अंत में री दीर्घ है, ई है विद्यार्थियों, वहां पर री के अंतर्गत वह क्या है? दीर्घ है, तो उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने ह्रस्व कर दिया है। उसी प्रकार से उदाहरणों को देखते हैं विद्यार्थियों। सप्तानाम वधु नाम समाहार है सप्तवधु, त्रयाणाम कटु नाम समाहार है त्रिकटु। अब यहाँ पर विद्यार्थियों जो वधु है उसके अंदर जो ऊ है वह भी दीर्घ था, हमने उसको क्या किया? ह्रस्व किया। उसी प्रकार से विद्यार्थियों त्रिकटु के अंदर जो ऊ था वह भी दीर्घ था, उसको हमने क्या किया? उसको ह्रस्व कार्य कर दिया है। तो विद्यार्थियों, इस समास के अंतर्गत जो अंतिम जो ह्रस्व है, जो अंतिम स्वर है उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पर ह्रस्व कर दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे है देखिए विद्यार्थियों, पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल, तंत्र। इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या है? तंत्र। ये 6 अकारांत शब्द यदि द्विगु समास के अंत में है, कौन कौन से शब्द हैं? पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल और तंत्र। ये 6 अकारांत शब्द यदि द्विगु समास के अंत में है तो रूप नपुंसक लिंग में होगा, अर्थात अम कार्य होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों यह बताया गया कि ये जो 6 पद हैं, ये 6 पद यदि अगर द्विगु समास के अंत में है तो वहां पर क्या होगा? अम कार्य होगा। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे पद क्या है? अकारांत है। पात्र, भुवन, युग, लवण, मूल और तंत्र। और अम कार्य होने के साथ साथ विद्यार्थियों यह क्या होगा? नपुंसक लिंग में होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में उदाहरण है विद्यार्थियों, पंचानाम पात्राणाम समाहार है। इसे क्या लिखेंगे? पंचपात्र। और पात्र लिखने के उपरांत विद्यार्थियों हमने देखा कि यह जो हमारे 6 शब्द दिए हुए हैं उन 6 शब्दों के अंतर्गत है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अम कार्य करेंगे। तो पंचपात्र अम
क्या होगा? पंचपात्रम। उसी प्रकार से विद्यार्थियों त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम, त्रिभुवन और उसके उपरांत हमने क्या किया? अमकार्य त्रिभुवनम। चतुर्णाम, इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, चतुर्णाम, चतुर्णाम युगानाम समाहार क्या होगा? चतुर्युगम। पंचानाम लवणानाम समाहार पंचलवणम। दशानाम मूलानाम समाहार दशमूलम। पंचानाम तंत्राणाम समाहार पंचतंत्रम। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर त्रिभुवन अम त्रिभुवनम, चतुर्युग अम चतुर्युगम, पंचलवण अम पंचलवणम, दशमूल अम दशमूलम, पंचतंत्र अम पंचतंत्रम। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह जो कहा गया है कि पात्र भुवन युग लवण मूल तंत्र, इन शब्दों के अंत में यदि अगर ये द्विगु समास के अंत में होते हैं तो वहां पर जो रूप बनेगा वह नपुंसक लिंग में होगा और अमकार्य होगा। तो विद्यार्थियों हमने इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझा है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख कि इन 6 शब्दों के अलावा कोई भी अकारांत शब्द हो तो द्विगु समास में बना रूप स्त्रीलिंग में होने के कारण नीप प्रत्यय हो जाता है। अब विद्यार्थियों वहां पर हमने देखा कि ये जो 6 शब्द थे पात्र भुवन युग लवण मूल तंत्र क्या है? अकारांत है। लेकिन विद्यार्थियों आगे ये बता रहे हैं कि इनके अलावा कोई भी अकारांत शब्द हो तो वहां पर क्या करना है विद्यार्थियों? वहां पर गीप प्रत्यय करना है। और गीप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? दीर्घ ई शेष रहता है। देखिए विद्यार्थियों उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि त्रयाणाम लोकानाम समाहार क्या होगा? त्रिलोक। अब त्रिलोक, अब विद्यार्थियों त्रिलोक जो शब्द है वह किसके अंतर्गत नहीं आता है? पात्र भुवन युग लवण मूल और तंत्र के अंतर्गत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। तो हम क्या लगाएंगे? ई। हमारे पास में पद क्या बनेगा? त्रिलोकी। उसी प्रकार से पंचानाम वटानाम समाहार पंचवट गीप प्रत्यय पंचवटी। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्याय अंत में गीप अष्टाध्यायी। त्रयाणाम पादानाम समाहार त्रिपाद गीप त्रिपादी। दशानाम पूलानाम समाहार दशपूल गीप क्या बनेगा? दशपूली। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने समझा कि यदि अगर पात्र भुवन युग लवण मूल तंत्र ये यदि अगर द्विगु समास के अंत में है तो वहां पर क्या होगा? अमकार्य होगा। इसके अलावा यदि अगर अकारांत है तो वहां पर गीप प्रत्यय होगा और गीप प्रत्यय में ई शेष रहेगा और अंत में क्या होगा? ई लगेगा, दीर्घ ई लगेगा। त्रिलोकी, पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिपादी, दशपूली। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अंत में उन्होंने बताया कि जब अकारांत का प्रश्न चल रहा है कि प्रथम जो अकारांत हमने 6 शब्द पढ़े अगर वह है तो वहां पर अमकार्य होगा, उससे इतर है तो वहां पर गीप प्रत्यय होगा, ई होगा अंत में। फिर बाद में इन्होंने यह बताया विद्यार्थियों कि केवल त्रिफल और त्रैनीक शब्द में टाप प्रत्यय हो जाता है। अर्थात यह क्या हुआ विद्यार्थियों? यहाँ पर ई नहीं होकर क्या होगा? आ होगा। टाप में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। तो यहाँ पर होगा विद्यार्थियों त्रयाणाम फलानाम समाहार क्या होगा? त्रिफला। त्रयाणाम अनीकानाम समाहार क्या होगा? त्रैनीका। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो द्विगु समास है उस द्विगु समास के अंतर्गत 3 बातों का विशेष अध्ययन किया है। वह 3 बातें कौन कौन सी विद्यार्थियों? कि पात्र भुवन युग लवण मूल तंत्र यदि अगर यह शब्द द्विगु समास के अंत में होते हैं तो वहां पर अमकार्य होता है। उसके अलावा इन्होंने बताया विद्यार्थियों इन 6 शब्दों के अलावा कोई भी अकारांत शब्द होगा तो वहां पर क्या होगा? गीप प्रत्यय होगा जिसके अंतर्गत दीर्घ ई शेष रहेगा। और उसके अलावा विद्यार्थी यहाँ पर इन्होंने बताया कि केवल त्रिफल और त्रैनीक अगर यह शब्द है तो वहां पर टाप प्रत्यय होगा, अंत में हमें आ दिखाई देगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने द्विगु समास के विषय में जाना है और उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो शेष समास हैं उनके अध्ययन के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।